सबसे जो पहला कारण है जो आपने मेंशन किया, सेबी का जो सर्कुलर आया है एफआईआईज पर, इसका थोड़ा विश्लेषण करिए सर। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कैसा दिख रहा है? हाँ, तो इसका विश्लेषण करूं उससे पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहता हूं कि सेबी का सर्कुलर कहना क्या चाहता है। ओके। ठीक है। फर्ज करें एक एफआई आप है और एक एफआई मैं हूं। ठीक है। मैं एक एफआई हूं जिसने कोई XYZ स्टॉक भारतीय बाजारों में निवेश करके रखा है। मेरे पास स्टॉक पड़ा है डिलीवरी में, मेरे पोर्टफोलियो में। आप दूसरी एफआई हैं जो हेज फंड टाइप की है ना, क्विक ट्रेडिंग करने वाली एफआई है, एफएनओ में खेलने वाली एफआई है। आपको लगता है मेरे पास जो XYZ स्टॉक पड़ा है वो घट सकता है, अच्छा, खराब हो सकता है, कमजोर हो सकता है। आप मेरे पास आएंगे और मुझे कहेंगे अनिल जी क्या ये स्टॉक आप मुझे उधार दे सकते हैं, इसके बदले में आप जो भी ब्याज चार्जेस वगैरह है फिक्स रिटर्न मुझसे ले लीजिए। मैं बोलूँगा ले लीजिए, मुझे तो 5 साल बेचना नहीं है, 3 साल बेचना नहीं है। मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग ओनली फंड्स हूँ, हेज फंड हूँ, इन्वेस्ट करने वाला फंड हूँ। मैं तो ट्रेड करता नहीं है आमतौर पर। ठीक है, मैंने आपको वो स्टॉक उधार दे दिया कुछ पर्टिकुलर समय के लिए, कुछ पर्टिकुलर के बाद। मुझे पता आप उधार क्यों ले रही भाई, आप तो हेज फंड है या आप तो ट्रेडर टाइप एफआई हैं, आप बेचेंगी, आपको खराब लग रहा होगा इसलिए आपने शॉर्ट टर्म उधार लिया। ऑफ कोर्स अचार तो डालेंगे नहीं उसका, राइट। सो आप उसको जाके बेचेंगी तो प्राइसेस घटनी, या तो आपको घटने का डर होगा, या आप बेचेंगी कैश में क्योंकि आप डिलीवरी खरीद ले रही मुझसे उधार, तो आप बेचेंगी, राइट। अगर मेरे मन में भी आ जाए जब आप बेच रही हैं, आप इसीलिए ले रही हैं, तो क्यों ना आपको मैं डिलीवरी दे दूँ, मैं भी एफएनओ में बेच दूँ। ओके, तो हो गया ना डबल शॉट। एक तो मैंने आपको दिया, आप बेचेंगे, एक मैं खुद भी बेच रहा हूँ, और मैं बाद में अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लूंगा जब भाव नीचे आएगा। इस चीज को रोकने के लिए अच्छा, ये मेन मकसद ये है। नो डाउट और भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि अल्टीमेटली कौन बेनिफिशियरी है उसका पता चले। अल्टीमेटली जो फंड हैं वो भारतीय बाजारों में अगर 50% से ज़्यादा उनका कॉर्पस हमारे बाजारों में है, तो पता रहना चाहिए कि अल्टीमेटली किसका पैसा है। 25,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड अगर है साइज, तो उसमें नाम सामने आए, वो डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं। सो बेसिकली ये कि जो कुछ ये ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पे वॉलेटिलिटी वायदा कारोबार में बन रही है, उसको कम करने के पर्पस है। अब मैं बता दूं क्या कहा जा रहा है। एफआईज के ये डिस्क्लोजर नियम आए, इससे क्या होगा, नियम थोड़े सख्त होंगे। ठीक है। अब एफआईज एफएनओ में अनाप शनाप पोजीशन नहीं बना पाएगी। ओके, अगर आपके पास, मेरे पास शेयर है और मुझे बेचना है एफएनओ में, मेरे पास XYZ शेयर है कैश में और मैं फ्यूचर में बेचूं, कोई रोक नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप करिए ना आराम से, आपका हक है जी। लेकिन आप दूसरों को भी उधार दें, खुद भी दें, मतलब उसमें मल्टीपल पोजीशन बने। ओके, वो नहीं होना चाहिए। इससे होगा क्या, स्टॉक फ्यूचर्स में उतार चढ़ाव होगा कम। ये स्टॉक्स पर ज्यादा इंपैक्ट डालने वाली चीज है। ठीक है, स्टॉक्स पे। अब ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए शॉर्ट पोजीशन बनाना मुश्किल हो जाएगा। आमतौर पर क्या, लॉन्ग पोजीशन में ये सब काम नहीं आते। लॉन्ग पोजीशन में कब होता है, अगर आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी है, कि मुझे बताना नहीं कि मैं कौन हूं और मुझे शेयर खरीदना। आमतौर पर कई सारे प्रोमोटर्स ऐसा करते हैं, अच्छा, जो इनडायरेक्टली अपनी पोजीशन पी नोट्स के जरिए बनाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको आइडेंटिटी बतानी नहीं होती। सो सेबी ने ये किया है कि भाई अगर आप एक साइज से बड़ी पोजीशन बनाने, किसी एक पर्टिकुलर फंड में एक ही क्लाइंट की आपकी पोजीशन ज्यादा है 50%, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो एक तरफ जहां शॉर्ट सेलिंग बंद होगी, दूसरी तरफ जो चुपचाप पीछे के रास्ते से पोजीशन बना रहे थे, पता नहीं चलता था कि ये पोजीशन, लोगों को लगता है अच्छा एफआईज का कोई होगा इन्वेस्टर, उसने बनाई होगी, लेकिन अल्टीमेटली तो प्रोमोटर ही घूम फिर के पोजीशन ले रहे हैं या रिलेटेड पार्टी ले रही है, तो वो भी आपके लिए अब पोजीशन बनाना मुश्किल होगा। जहां तक लॉन्ग टर्म एफआईज का सवाल है, कहीं कोई दूर दूर तक उनके लिए नेगेटिव नहीं है। तो जो एफएनओ के जरिए ही, हाँ, जो एफएनओ के जरिए गेम करने वाले, या तो अपनी आइडेंटिटी छुपाने वाले लोग हैं या खेल करने वाले लोग हैं, उन पर लगाम लगेगी। अच्छा, अब जैसे लॉन्ग ओनली फंड्स, जैसे पेंशन फंड्स हुए हैं, गवर्नमेंट के फंड्स हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है ना, राइट। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एफआईज हैं, उनको इनफैक्ट उनके लिए अच्छा है। अच्छा, हाँ, कि भाई अगर वो स्टॉक वोलेटाइल नहीं होगा, बिना मतलब के लोग आके बेचेंगे नहीं, अनाप शनाप पोजीशन नहीं बनाएंगे, तो वो उनके लिए तो एक तरह से लॉन्ग टर्म एफआईज जो इंडिया में आ रहे हैं उनके लिए अच्छा है। और रहा सवाल, चलिए किसी को डर भी है कि अच्छा या खराब या कुछ पोजीशन, अभी करीबन 2.25 लाख करोड़ के आसपास के
ये ओडीआईज हैं मार्केट में, ठीक है। पौने 2 लाख करोड़ के सारे तो ऐसे नहीं है जो बंद होने। पहली चीज, अगर चलो बंद होने भी हैं तो भी पूरे 1 साल का टाइम है। तो इसलिए कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं। तो मुझे जो लग रहा है नेहा कि कल मार्केट में पैनिक इस चीज से हुआ होगा कि कंप्लीट बंद हो रहे लगता है ओडीआई, और इसलिए अरे क्या होगा, अचानक से सेबी ने बोल दिया 7 दिन 10 दिन पता नहीं महीने भर में बंद करो तो क्या करेंगे। वो नीचे रिएक्शन बिना समझे ना, पता तो है ही नहीं किसी को क्या हो रहा है। करेक्ट। तो एक रीजन ये हो सकता है, आई डोंट नो है कि नहीं, हो सकता है कि ऐसा कोई डर लगा हो, है ना। सो आई थिंक जो नियम है वो नेट मार्केट के लिए पॉजिटिव है, न कि नेगेटिव। चलिए, ये बात क्लियर हो गई, ताकि इससे मार्केट में 2 चीजें होंगी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। करेक्ट। जो भी एफआईज रूट के जरिए बाजार में पैसा आ रहा है उसकी आइडेंटिटी आपको पता चलेगी, कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा, ठीक है। और जो कोई सिस्टम को मैनिपुलेट करके शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं उन पर भी लगाम लगेगी। तो दोनों तरफ का एक ये बैलेंस बनाकर एक अच्छा सर्कुलर लगाने की, वैसे इसकी चर्चाएं काफी लंबे समय से चल भी रही थी, आएगा, अब फाइनली आया। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मार्केट को कल इस बात का डर था तो वो डर आपका खुशी में बदलना चाहिए आज। ठीक है।